नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 6 एक टोकरी भर मिट्टी के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको YouTube के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो है वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर क्लिक करते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपको मिल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट पर जाते हैं, प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इसे भी जरूर प्रेस कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है पाठ से। ठीक है, आइए अब हम इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करें। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न दिए गए हैं और उनके चार चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो जो सबसे सही उत्तर होगा उसी पर आपको तारा का चिन्ह बनाना है, टिक लगाना है। ठीक है, तो प्रश्न है, जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? तो ऑप्शन दिया गया है कि झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी, झोपड़ी रास्ते में बाधा थी, वह अहाते का विस्तार करना चाहता था, वृद्धा से उसका कोई पुराना झगड़ा था। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है कि वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। अहाते यानी कि चार दीवारी, जो उसके महल की चार दीवारी थी वो उसे बढ़ाना चाहता था। कहाँ तक? झोपड़ी तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी? क्रोध और झगड़ा करके, अदालत से अनुमति लेकर, विनती और नम्रता से, या चुपचाप उठाकर ले गई? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है विनती और नम्रता से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? दया, लगाव, गुस्सा, डर? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है लगाव, क्योंकि हमने पाठ में भी पढ़ा है कि उसका अपनी झोपड़ी के प्रति बहुत ही लगाव था। वो अपनी झोपड़ी से बहुत ही प्रेम करती थी, वहीं पर जाकर रोटी खाना चाहती थी, खाना खाना चाहती थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, कहानी का अंत कैसा था? कि कहानी का अंत जो है वो कैसा था? दुग्ध था, सुखद था, प्रेरणादायक था, या सकारात्मक था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सुखद, प्रेरणादायक और सकारात्मक। ठीक है, तो कहानी का अंत कैसा था? सुखद भी था, प्रेरणादायक भी था और सकारात्मक भी था। ठीक है, तो इस प्रश्न के आपके तीनों ऑप्शंस जो हैं ये सुखद, प्रेरणादायक और सकारात्मक तीनों ही सही हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है कि आपने जो ऊपर प्रश्नों के उत्तर चुने हैं आपने वो उत्तर ही क्यों चुने हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में हमने चुना था कि जो जमींदार है वो झोपड़ी को हटाना क्यों चाहता था? क्योंकि वो अपने अहाते का विस्तार करना चाहता था, है ना।
तो पहले प्रश्न में पाठ में साफ लिखा है कि जमींदार को अहाता बढ़ाने की इच्छा हुई थी, इसलिए झोपड़ी हटवाना चाहता था, इसलिए हमारा वो उत्तर सही है। दूसरे प्रश्न में हमने क्या चुना कि वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी, विनती और नम्रता से मांगी, जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा है। तो दूसरे प्रश्न में वृद्धा ने मिट्टी मांगते समय लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि बार बार हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर नम्रता से विनती की। तीसरे प्रश्न के उत्तर में हमने क्या चुना था कि वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है, लगाव के भाव को, है ना। तो तीसरे प्रश्न में पोती का रोटी ना खाना और बार बार अपने घर चलने के लिए कहना घर के प्रति उसके गहरे लगाव को दिखाता है। और चौथे प्रश्न का उत्तर हमने चुना कि कहानी का अंत कैसा था, सुखद था, प्रेरणादायक था, सकारात्मक था। तो चौथे प्रश्न में अंत सुखद है क्योंकि वृद्धा को झोपड़ी वापस मिलती है, प्रेरणादायक है क्योंकि जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है, और सकारात्मक है क्योंकि इसमें दया और बदलाव का संदेश है। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो निष्कर्ष दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्षों से मिलाइए। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, उपयुक्त जो सही लगे उसी निष्कर्ष से हमें मिलाना है। तो वाक्य पढ़ते हैं। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है कि वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी। तो इसका मिलान आप इस निष्कर्ष से करेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। तो इसका सही निष्कर्ष क्या है कि जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दाव पेंच से झोपड़ी पर कब्जा किया, ठीक है। तीसरा वाक्य, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। तो इसका सही निष्कर्ष है कि वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को उसके अन्याय का अनुभव कराया। तो इसका मिलान इससे होगा। फिर चौथा वाक्य है, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो इसका सही निष्कर्ष क्या है कि धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता और करुणा से दूर कर दिया था, ठीक है। तो इसका मिलान इससे होगा। पांचवा वाक्य, कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। तो इसका सही निष्कर्ष क्या है कि अपने द्वारा किए गए अन्याय पर पछताकर जमींदार ने क्षमा मांगी यानी माफी मांगी, ठीक है। तो इसका मिलान इससे होगा। फिर अगला देखिए, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। तो यहाँ पर वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। तो इसका मिलान इससे होगा। अगला देखिए, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे सिर पर धर लूं। तो इसका सही निष्कर्ष है कि वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। अगला देखिए, अगला वाक्य, उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तो इसका सही निष्कर्ष है कि झोपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा अपने पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई थी। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको वाक्य का मिलान जो है उसके सही निष्कर्ष से करना है। अब प्रश्न दिया गया है, इसी पर आधारित है कि अपने मित्रों के उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए और चर्चा कीजिए कि आपने कौन से निष्कर्षों का चुनाव किया और क्यों, ठीक है। इसमें भी आपको कारण बताना है कि आपने जो भी निष्कर्ष चुने हैं वो आपने क्यों चुने हैं। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं कि मेरे और मेरे मित्रों के ज्यादातर उत्तर एक जैसे थे। हमने वही निष्कर्ष चुने जो वाक्य के भाव
और घटना से सबसे ज्यादा मेल खाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पंक्तियां हैं, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? तो इस पंक्ति का अर्थ है, यह वाक्य प्रतीकात्मक है। वृद्धा यहाँ मिट्टी को झोपड़ी और उसके साथ हुए अन्याय के नैतिक भार के रूप में दिखा रही है। वह जमींदार को यह महसूस कराना चाहती है कि शारीरिक रूप से हल्का काम भी उन्हें कठिन लगता है, तो जीवन भर अन्याय का बोझ उठाना कितना भारी होगा। कि जिस प्रकार आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जा रही है, तो आपने जो हमारे साथ अन्याय किया है हमारी झोपड़ी को छीनकर, उस अन्याय का भार आप जीवन भर कैसे उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिट्टी को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, अगली पंक्तियां हैं, जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है कि यह प्रसंग जमींदार की मानसिक स्थिति और अहंकार के टूटने को दर्शाता है। कि ये जो पंक्तियां हैं ऊपर की, वो जमींदार की मानसिक स्थिति और अहंकार के टूटने को दर्शाता है। पहले वे क्रोधित और गर्वित थे, लेकिन वृद्धा की विनम्रता और निवेदन ने उनके मन में करुणा जगा दी, दया का भाव जगा दिया। टोकरी उठाने में असमर्थता, यानी कि टोकरी उठाने में वो जब सफल नहीं हो पाए, उसकी असफलता ने उन्हें अपनी सीमाएं और अन्याय का भार समझा दिया। अगला प्रश्न देखिए, सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। आपके विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है और क्यों? तो उत्तर है, मेरे विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र वृद्धा है, क्योंकि उसने नम्रता, चतुराई और प्रतीकात्मक बातों से जमींदार को उसकी गलती का एहसास कराया। फिर अगला प्रश्न है, वृद्धा की पोती ने खाना क्यों छोड़ दिया था? तो उत्तर है, क्योंकि वह अपने पुराने घर से गहरा लगाव रखती थी और वहीं रोटी खाना चाहती थी। फिर अगला प्रश्न, जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा कैसे किया? तो उत्तर है, जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा वकीलों को पैसे देकर कानूनी दाव पेच से किया। फिर अगला प्रश्न है, महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा। यहाँ जमींदार द्वारा सिर हिलाने की इस क्रिया का क्या अर्थ है? तो उत्तर है, यहाँ जमींदार द्वारा सिर हिलाने की इस क्रिया का अर्थ है सहमति और अनुमति देने के संकेत से है। कि उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, केवल सिर हिलाया, यानी कि उन्होंने उसे परमिशन दी, अनुमति दी। अगला प्रश्न देखिए, किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। यहाँ जमींदार के व्यवहार में परिवर्तन का आरंभ दिखाई देता है। पहले जमींदार का व्यवहार कैसा था? इस घटना के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो पहले कैसा था जमींदार का व्यवहार? पहले जमींदार का व्यवहार जो है वो घमंडी, निर्दयी, केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचने वाला और गरीबों के प्रति उपेक्षा पूर्ण था, यानी कि उनके प्रति उनको नजरअंदाज करने वाला था, उनकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं था। लेकिन इस घटना के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। वह संवेदनशील, दयालु, अपनी गलती मानने वाला और विनम्र हुआ, यानी कि उसके अंदर दयालुता का भाव आ गया,
संवेदनशीलता आ गई, अपनी गलती को मानने लग गया और विनम्र यानी कि सबसे अच्छे से प्यार से बात करने वाला बन गया, यानी व्यवहार में ये परिवर्तन आए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। जमींदार ने ऐसा क्यों किया? तो उत्तर है क्योंकि उसे अपने अन्याय का एहसास हुआ और वृद्धा की बात ने उसके हृदय को छू लिया। ठीक है, जो भी वृद्धा ने उससे बातें कही, उसकी बातों से जमींदार के दिल पर बहुत ही गहरा असर पड़ा और इसी से उनका जो हृदय है वो परिवर्तित हुआ। ठीक है, और उन्होंने उसकी झोपड़ी जो है उसे वापिस कर दी। अगला प्रश्न देखिए, अनुमान और कल्पना से, यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वह क्या कहती? कि अगर वृद्धा की पोती जमींदार के पास जाकर खुद बात करती तो वो क्या कहती जमींदार से? तो उत्तर है, यदि वृद्धा की पोती जमींदार से बात करती तो वह कहती, महाराज, यह घर मेरा अपना है, यहाँ की मिट्टी, चूल्हा और हर कोना मेरे अपने हैं, कृपया इसे मत छीनिए। अगला प्रश्न देखिए, यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते? तो उत्तर, अगर मैं जमींदार की जगह होता तो शुरुआत से ही वृद्धा की समस्या सुनकर तुरंत न्याय करता, उसकी झोपड़ी और जमीन की रक्षा करता ताकि वह सुरक्षित रह सके। गरीब और असहाय लोगों से आदर और सहानुभूति से पेश आता, साथ ही स्वयं आगे बढ़कर मदद करता ताकि लोग मुझसे डरने के बजाय भरोसा और स्नेह महसूस करें। फिर अगला प्रश्न देखिए, जमींदार को टोकरी उठाने में सफलता क्यों नहीं मिली होगी? तो उत्तर है, जमींदार को टोकरी उठाने में सफलता इसलिए नहीं मिली होगी क्योंकि वह शारीरिक रूप से ऐसे काम का अभ्यस्त नहीं था। अभ्यस्त यानी कि उसे ऐसे काम करने की आदत नहीं थी, अभ्यास नहीं था उसे। ठीक है, क्योंकि उसके तो नौकर चाकर थे, नौकर ही उसका सारा काम करते थे, तो उसने कभी ऐसे काम किए ही नहीं थे, है ना। उसने पहले कभी खुद मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसलिए टोकरी का भार और उसे सही तरीके से उठाने की जो तकनीक है उसके लिए कठिन रही होगी, इसलिए वो टोकरी नहीं उठा पाया। अब अगला प्रश्न है, झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, यहाँ केवल मिट्टी की बात की जा रही है या कुछ और बात भी छिपी है? संकेत दिया गया है कि मिट्टी किस बात का प्रतीक हो सकती है, मिट्टी के बहाने वृद्धा क्या कहना चाहती है? तो उत्तर है, हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, यहाँ मिट्टी सिर्फ भौतिक मिट्टी नहीं है, कि यहाँ पर केवल एक मिट्टी की बात नहीं हो रही है, बल्कि वृद्धा की यादें, जीवन का संघर्ष, उसने जीवन में जो भी संघर्ष किए, और भावनाएं, यानी कि उस मिट्टी में उसकी यादें हैं, उसके जीवन का संघर्ष है, उसकी भावनाएं हैं। वह कहना चाहती है कि आपने सिर्फ मिट्टी नहीं छीनी, बल्कि मेरा पूरा जीवन, मेरी यादें और मेरा घर छीन लिया है, जिसका भार आप जीवन भर नहीं उठा पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यह कहानी आज से लगभग 125 साल पहले लिखी गई थी। इस कहानी के आधार पर बताइए कि भारत में स्त्रियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस। ठीक है, तो उत्तर है, उस समय स्त्रियों को निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा, जैसे कि संपत्ति पर अधिकार की कमी, कि पहले जो स्त्रियां हैं उन्हें उनकी धन संपत्ति पे, अपने पेरेंट्स की धन संपत्ति पे उनका अधिकार नहीं होता था। स्त्रियां अपनी जमीन पर या घर पर आसानी से मालिकाना हक नहीं रख पाते थे। ठीक है, दूसरी कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ा होगा उन्हें? आर्थिक निर्भरता, कि वे अपनी आजीविका के लिए पुरुषों या जमींदारों पर निर्भर रहती थी। जैसे आजकल तो लेडीज भी बाहर जाकर काम करती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, खुद पैसा कमा कर लाती हैं, अपना गुजारा चला लेती हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले औरतों को काम करने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, उन्हें अपने
पति पर, अपने पिता पर, भाई पर, उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता था। तीसरी समस्या, सामाजिक उपेक्षा। गरीब और विधवा स्त्रियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, ठीक है, कि उन्हें नजरअंदाज किया जाता था, उनकी उपेक्षा की जाती थी, समाज में उन्हें उचित स्थान नहीं दिया जाता था। अगली समस्या, न्याय पाने में कठिनाई। उनके साथ अन्याय होने पर न्याय पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता था, कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो उन्हें न्याय पाने में बहुत ही कठिनाई होती थी। अगला प्रश्न देखिए, बदली कहानी। कल्पना कीजिए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती यदि जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता। यदि जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता तो वृद्धा दुखी होकर चुपचाप चली जाती, लेकिन उसके शब्दों से जमींदार रात भर सो नहीं पाता और शायद वह अगली सुबह झोपड़ी उसे लौटा देता। फिर अगली स्थिति है, यदि जमींदार टोकरी उठा लेता। यदि जमींदार टोकरी उठा लेता तो यह उसके स्वभाव में आए बदलाव का प्रमाण बनता। इस बदलाव से वह वृद्धा और उसकी पोती का दिल जीत लेता। गांव के लोग भी उसे दयालु और न्यायप्रिय मानने लगते और जमींदार की जो इज्जत है वह प्रतिष्ठा है और भी मजबूत हो जाती। यानी कि गांव के लोग जो हैं उसकी इज्जत करते, उसे मान सम्मान देते। फिर अगली स्थिति है, यदि जमींदार मिट्टी देने से मना कर देता। तो उत्तर है, यदि जमींदार मिट्टी देने से मना कर देता तो वृद्धा की पोती का खाना पीना और भी कम हो जाता और उसकी हालत बिगड़ सकती थी। यह घटना जमींदार की कठोरता और संवेदनहीनता को और उजागर करती है तथा गांव में उसके प्रति लोगों का विश्वास और सम्मान जो है वो घट जाता। अगली स्थिति है, यदि जमींदार एक स्त्री होती। तो उत्तर है, यदि जमींदार एक स्त्री होती तो वह वृद्धा की तकलीफ समझकर सहानुभूति से पेश आती। सहानुभूति यानी करुणा का भाव होता, प्रेम का भाव होता, स्नेह का भाव होता और उसकी मदद करती। फिर अगली स्थिति, यदि पोती जमींदार से अपनी झोपड़ी वापस मांगती। तो उत्तर है, यदि पोती जमींदार से अपनी झोपड़ी वापस मांगती तो उसकी मासूमियत देखकर जमींदार का हृदय पिघल जाता और वह झोपड़ी लौटा देता। अब आगे देखिए, अपने समूह के साथ इनमें से किसी एक स्थिति को चुनकर चर्चा कीजिए। इस बदली हुई कहानी को मिलकर लिखिए, ठीक है। तो आपको अपने दोस्तों के साथ समूह में, ग्रुप में इनमें से कोई भी एक स्थिति लेनी है, ठीक है, और फिर उस पर चर्चा कर कर उस बदली हुई कहानी को लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने ये वाली स्थिति ले ली, ठीक है, कि यदि पोती जमींदार से अपनी झोपड़ी वापस मांगती तो क्या होता। तो कहानी किस प्रकार होती कि वृद्धा की पोती जो कई दिनों से रोटी नहीं खा रही थी, एक दिन साहस जुटाकर हिम्मत करके जमींदार के पास गई। उसने मासूमियत से कहा, महाराज, यह झोपड़ी मेरी अम्मा का घर है। यहाँ की मिट्टी, चूल्हा और आंगन सब मेरे अपने हैं। मैं यहीं खेली और बड़ी हुई हूँ। कृपा हमारी झोपड़ी मुझे वापस दे दीजिए। जमींदार उसकी भोली और सच्ची बात सुनकर गहरे सोच में पड़ गए। उनकी आंखें भी भर आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, आज से यह झोपड़ी तुम्हारी है बेटा, कोई इसे तुमसे नहीं लेगा। वृद्धा और पोती खुशी से झोपड़ी में लौट आई और वहां फिर से हंसी खुशी के दिन लौट आए। तो इस प्रकार आप ऊपर दी गई कोई भी स्थिति एक ले सकते हैं और उस पर चर्चा करके कहानी बना सकते हैं कि किस प्रकार कहानी आगे बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, की और की का उपयोग। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। दूसरा वाक्य, जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं दोनों वाक्यों में, की और की। पहले वाक्य में देखिए, यहाँ की
एक संयोजक के रूप में प्रयोग हुआ है, जिसे आप कंजक्शन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, संयोजक का अर्थ होता है मिलाने वाला। संयोजक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह हमें बताता है क्या कहा गया, क्या सोचा गया और क्या देखा गया आदि। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखिए। दूसरे वाक्य में यहाँ की एक संबंध सूचक कारक शब्द है। ठीक है, संबंध सूचक कारक शब्द, इसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। अन्य संबंध कारक शब्द हैं का और के। जैसे वृद्धा की झोपड़ी, यानी कि झोपड़ी किसकी है? वृद्धा की। तो वृद्धा और उसकी झोपड़ी के बीच में संबंध बताने के लिए की का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वाले की का अर्थ क्या होता है, जिसमें छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, ये होता है एक संयोजक के रूप में, यानी कि कंजक्शन। ठीक है, जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, जैसे ये दो वाक्य हैं, इससे भरोसा है वह रोटी खाने लगेगी, तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? की। ठीक है, और दूसरे में देखिए यहाँ पर की शब्द क्या है? एक संबंध सूचक कारक शब्द है। ठीक है, संबंध सूचक कारक शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, जैसे वृद्धा की झोपड़ी, यानी वृद्धा और उसकी झोपड़ी में संबंध बताया जा रहा है, और कौन बता रहा है? की शब्द। ठीक है, अब नीचे दिए गए वाक्यों में इन दोनों शब्दों का उपयुक्त प्रयोग कीजिए। वृद्धा ने कहा डैश वह झोपड़ी को लेने नहीं आई है, तो कहा है उसने। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि क्या कहा गया, क्या सोचा गया, क्या देखा गया, तो वहां पर की का प्रयोग होएगा। ठीक है, अगला, वह अपनी पोती डैश चिंता में दुखी हो गई। वह अपनी पोती की चिंता में। ठीक है, अब अगला वाक्य देखिए। वृद्धा ने प्रार्थना डैश टोकरी को जरा हाथ लगाइए, तो वृद्धा ने प्रार्थना की टोकरी को जरा हाथ लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की का प्रयोग किया जाएगा कि वृद्धा ने प्रार्थना की टोकरी को जरा हाथ लगाइए। फिर अगला देखिए, पोती हमेशा कहती थी कि वह अपने घर में ही खाना खाएगी, तो यहाँ पर कोई बात कही जा रही है। ठीक है, झोपड़ी डैश मिट्टी से वृद्धा चूल्हा बनाना चाहती थी। झोपड़ी की मिट्टी से, झोपड़ी और मिट्टी में संबंध कौन जोड़ेगा? की शब्द। उसे विश्वास था डैश मिट्टी का चूल्हा देखकर पोती खाना खाने लगेगी। उसे विश्वास था कि मिट्टी का चूल्हा देखकर पोती खाना खाने लगेगी। आगे देखिए, वृद्धा डैश आंखों से आंसुओं डैश धारा बहने लगी, कि वृद्धा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने यह सोचा डैश झोपड़ी से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। उसने यह सोचा कि झोपड़ी से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। अगला देखिए, वृद्धा के मन डैश पीड़ा उसकी बातों में झलक रही थी। वृद्धा के मन की पीड़ा। ठीक है, उसके मन की पीड़ा, यानी मन और पीड़ा में संबंध बताया जा रहा है कि उसके मन की पीड़ा है। ठीक है, जो उसकी बातों में झलक रही थी। जमींदार इतने लज्जित हुए डैश टोकरी उठाने की बात मान ली, कि जमींदार इतने लज्जित हुए कि किसी की बात को बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो की का प्रयोग होगा। उस झोपड़ी डैश हर दीवार वृद्धा डैश यादों से भरी थी, कि उस झोपड़ी की हर दीवार वृद्धा की यादों से भरी थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है मुहावरे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। इस वाक्य में मुहावरों की पहचान करके उन्हें रेखांकित कीजिए। तो अभी हमने जो ऊपर वाक्य पढ़ा कि बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया, तो इस वाक्य में
मुहावरों की पहचान करके हमें उन्हें रेखांकित करना है। तो एक तो हो गया बाल की खाल निकालना, ठीक है, थैली गरम करना, कब्जा करना। तो कौन कौन से वाक्य हो गए? एक तो बाल की खाल निकालना, थैली गरम करना और कब्जा करना। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, बाल शब्द से जुड़े निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो पहला देखते हैं, बाल बांका ना होना का अर्थ क्या होता है कि कुछ भी कष्ट या हानि ना पहुंचना, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना। जैसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी बस दुर्घटना घटी लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, ठीक है। अगला देखिए, बाल बराबर है यानी बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन या पतला। बाल बराबर यानी कि बहुत ही छोटा, बहुत ही महीन या पतला कह सकते हैं। बाल बराबर फर्क होना, जरा सा भी भेद होना, सूक्ष्मतम अंतर होना, ठीक है, यानी बहुत ही कम अंतर होना, बाल बराबर फर्क होना। अगला देखिए मुहावरा, बाल बाल बचना, कोई विपत्ति आने या हानि पहुंचने में बहुत थोड़ी कमी रह जाना। जैसे कहते हैं ना कि वो गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बचा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन बाल शब्द से जुड़े मुहावरों के वाक्य बनाने हैं, ठीक है। इन चारों मुहावरों के आपको वाक्य बनाने हैं। अर्थ तो ये दिए ही गए हैं आपको, ठीक है, कि अर्थ क्या है इनका। अब आपको वाक्य बनाना है। तो बाल बांका ना होना मुहावरे का वाक्य बनेगा कि तेज तूफान में भी हमारी नाव का बाल बांका ना हुआ। फिर अगला मुहावरा, बाल बराबर, कि इस कपड़े में बाल बराबर भी दाग नहीं है। अगला मुहावरा, बाल बराबर फर्क होना, दोनों भाइयों के स्वभाव में बाल बराबर फर्क है, कि दोनों भाइयों के स्वभाव में, बिहेवियर में बहुत ही कम अंतर है, कहने का अर्थ है, ठीक है। बाल बाल बचना, सड़क पार करते समय वह गाड़ी से बाल बाल बचा। अब अगला प्रश्न देखिए, काल। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाई। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पका रही हूँ। अब यहाँ रेखांकित शब्दों से पता चल रहा है कि कार्य होने का समय या काल क्या है। ये देखिए, पकाऊंगी, पकाई, पका रही हूँ, ठीक है। तो पकाऊंगी से पता लग रहा है कि भविष्य की बात हो रही है, कि पकाऊंगी, अभी पकाई नहीं है रोटी, पकाऊंगी। और पकाई में रोटी पकाई यानी भूतकाल की बात हो रही है, और पका रही हूँ यानी वर्तमान काल की बात हो रही है। तो यहाँ रेखांकित शब्दों से पता चल रहा है कि कार्य होने का समय या काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य कब हुआ है, हो रहा है या होने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य जो है वो कब हुआ या हो रहा है या होने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल यानी कि यह बताता है कि कार्य पहले ही हो चुका है, बीते हुए समय की बात हो रही है, ठीक है। वर्तमान में यह बताता है कि कार्य अभी हो रहा है या सामान्य रूप से होता रहता है। भविष्य काल यह बताता है कि कार्य आने वाले समय या भविष्य में होगा। अब नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान और भविष्य काल में बदलिए, ठीक है। अब हमें जो वाक्य दिए गए हैं कि वह गिड़गिड़ाकर बोली, श्रीमान ने आज्ञा दे दी, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो आपको क्या करना है? इन वाक्यों को आपको वर्तमान और भविष्य काल में बदलना है। तो ये कौन से वाक्य हैं? ये भूतकाल के वाक्य हैं। ये सभी भूतकाल के वाक्य हैं, यानी क्रिया जो है हो चुकी है।
तो अब हमें इन्हें वर्तमान और भविष्य काल में बदलना है। तो वर्तमान काल का वाक्य बनेगा वह गिड़गिड़ाकर बोलती है। भविष्य काल का वह गिड़गिड़ाकर बोलेगी। अगला वाक्य देखिए, श्रीमान ने आज्ञा दे दी। तो वर्तमान बनेगा इसका श्रीमान आज्ञा दे देते हैं, और भविष्य काल श्रीमान आज्ञा दे देंगे। अगला देखिए, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तो वर्तमान काल का वाक्य बनेगा उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है, और भविष्य काल का बनेगा उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगेगी। अगला वाक्य है, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। तो हमें इसे वर्तमान में बदलना है कि जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा होती है, और भविष्य काल का बनेगा कि जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा होगी। फिर अगला वाक्य है, उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो वर्तमान काल का बनेगा कि वे वृद्धा से क्षमा मांगते हैं और उसकी झोपड़ी वापस दे देते हैं, और भविष्य काल का कि वे वृद्धा से क्षमा मांगेंगे और उसकी झोपड़ी वापस दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन वाक्यों को वर्तमान और भविष्य काल में बदलना था। अब अगला प्रश्न देखिए, वचन की पहचान। एक वचन, बहुवचन। ठीक है, उनके मन में कुछ दया आ गई, उनकी आंखें खुल गई। ऊपर दिए गए रेखांकित शब्दों में क्या अंतर है और क्यों? आपस में चर्चा करके पता लगाइए। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक अनुस्वार भर के अंतर से उसके अर्थ में अंतर आ जाता है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए गई और यहाँ पर गई। ये देखिए, यहाँ पर बिंदी लगी हुई है यानी कि अनुस्वार लगा हुआ है, और ये बिना अनुस्वार के है। तो कहने का क्या अर्थ है कि एक अनुस्वार भर के अंतर से वाक्यों के अर्थ में किस प्रकार से अंतर आ जाता है। तो ये एक वचन का वाक्य हुआ और ये बहुवचन का। ठीक है, तो जहां पर एक वचन होगा वहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, और जहां पर बहुवचन होगा वहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरिए कि वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई, अकेली गई है वो। ठीक है, तो गई आएगा, अनुस्वार वाला नहीं आएगा। वृद्धा गिड़गिड़ाकर बोली। ठीक है, पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। ठीक है, पोती भी एक वचन है। ठीक है, अगला देखिए, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी थी। ठीक है, तो आंखों से आंसू की धारा बहने लगी थी, यानी दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, यानी कि बहुवचन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अनुस्वार वाले थी का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखिए, उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। ठीक है, ये एक वचन है तो यहाँ पर आई बिना अनुस्वार वाला प्रयोग किया जाएगा। झोपड़ी में बसी पुरानी यादें वृद्धा को रुला गई। तो यहाँ पर अनुस्वार वाले गई का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वृद्धा की यादों की बात हो रही है, यानी यादें क्या हैं? बहुवचन है। ठीक है, पाठक देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी टोकरी ने बड़े बदलाव ला दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुस्वार वाले हैं का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बदलाव नहीं हुआ है, कई बदलाव हुए हैं। ठीक है, ये बहुवचन रूप है तो यहाँ पर भी अनुस्वार वाले हैं का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पर एक वचन होगा तो वहाँ पर बिना अनुस्वार वाले शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ पर बहुवचन होगा वहाँ पर अनुस्वार वाले शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि हमने इन तीनों वाक्यों में किया। ठीक है, क्योंकि यादें क्या हैं? बहुवचन है, बदलाव ये भी बहुवचन है, और आंखों से आंसू, आंसू एक आंसू तो नहीं बहेगा ना, आंसुओं की धारा बह रही है, तो ये बहुवचन रूप है, तो अनुस्वार वाले थी का प्रयोग किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।